हेलो एवरीवन, मैं सी श्रुति बेंगोले आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन हुआ कि हमको अभी इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू करना है और आई होप आप सभी लोगों ने इकोनॉमिक्स के मैंने जो बोले थे कि 5 से 6 पेजेस आपको पढ़ के आना है वो आपने पढ़े हुए हैं। तो हम आज चालू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ सीए फाउंडेशन, उसका पहला चैप्टर और उस पहले चैप्टर का पहला यूनिट जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम समझ लेते हैं कि हमें देखना क्या है ताकि हमें पता चले कि हमको जाना कहाँ है। तो हमें सबसे पहले देखना है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर में। तो डेफिनेशन पार्ट, डेफिनेशन ऐसी जो हमने 3 इडियट्स में पढ़ी थी मशीन की डेफिनेशन वैसे तो देखनी ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको थोड़ा बहुत याद रखना है, लेकिन पर्पस बिहाइंड दैट डेफिनेशन वो भी हमको समझना है। इसलिए सिर्फ मशीन की डेफिनेशन चतुर रामलिंग ने बताई थी वैसी तो हमें ध्यान रखनी है, ऊपर से जो रैंचो ने बताई थी वो भी हमें ध्यान में रखनी है। तो ये डेफिनेशन हमको पढ़नी है। उसके बाद में हमको स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स देखना है। उसमें 2 पार्ट आते हैं, फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाट एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ एंड व्हाट एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़, ये हमें समझना है। आगे चलेंगे तो वैसे हमें समझेगा ही। वैसे आप सभी लोगों को स्कोप बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप सब लोग पबजी प्लेयर्स हो, सब लोग 8 के स्कोप के पीछे पड़े हुए रहते हैं। वैसे ही हमको इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ स्कोप है वो सब कुछ देखना है। थर्ड बात हमको जो देखनी है, इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन एक्चुअल इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है वो भी हमको समझ के लेना है। जनरली हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ में हम जब भी रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, इट मे बी एनी काइंड ऑफ रिलेशन, तो हम उस व्यक्ति का नेचर देखते हैं। भाई ये व्यक्ति है कैसा, अच्छा है, बुरा है, उसको जल्दी गुस्सा आता है, बहुत प्यार से रहने वाला है, या कभी पीठ पीछे बातें करने वाला है। ये सब हम समझ के लेते हैं कि उसका नेचर कैसा है। एक्चुअली हम उसका बिहेवियर कैसा है वो समझ के लेते हैं। वैसे ही हमको इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है वो देखना है। वेदर इकोनॉमिक्स इज साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस है क्या, इकोनॉमिक्स आर्ट्स है क्या, इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है, इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है, इकोनॉमिक्स एक्चुअल कैसा है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। तो ये हमें देखना है। एक व्यक्ति को समझने के लिए हम जैसा देख रहे हैं कि उस व्यक्ति में क्या क्या एलिमेंट्स है, वैसे ही इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं वो भी हमें इस यूनिट में देखना है। उसके बाद बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसको भी हमको स्टडी करना है। बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स मतलब ऐसा कि क्या प्रोड्यूस करना है, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी जैसा लॉकडाउन का महीना चल रहा है उसमें सभी लोगों के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही आप बोलो। उसमें हमें देखना है वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट, हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि अभी लेबर के प्रॉब्लम्स है, हम किसी को ला नहीं सकते फैक्ट्री में काम करने के लिए, इसलिए हमको प्रोडक्शन कैसे करना है। आगे चल के हमको टारगेट रखना है कि हमें मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। उसके लिए भी फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आता है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, वो भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, आपके फाइनेंस का पार्ट है। तो कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन से प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना है। जैसे लॉकडाउन अभी हुआ तो लोगों ने सैनिटाइज़र्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, लोगों ने मास्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, लोगों ने सब्जियों का बिज़नेस चालू कर दिया, लोगों ने डोर स्टेप डिलीवरी का बिज़नेस चालू कर दिया। इसका मतलब कौन सी सर्विस हमें देनी है, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना है। लोगों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर्स बनाए, लोगों ने डोर स्टेप डिलीवरी किया, ये जनरल लोगों के लिए किया है या फिर किसी ऑफिस के लिए किया है। इसका मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हमें देखना है। और उसके बाद में हाउ टू प्रोड्यूस वो भी हमने देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस ये भी हमने देखा। तो ऐसे जो कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे टैकल करना चाहिए वो हमको इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा देखना है कि एक्चुअल इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स होते क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना सीए फाउंडेशन का, इकोनॉमिक्स का, आपको बहुत आसानी होगी समझने में भी। उसमें भी हम चालू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम नॉर्मली पढ़ लेंगे, आई होप कि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। साथ साथ में जो हमारा
कोर पोर्शन होता था कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के आगे चलते हैं, तो वैसे एग्जांपल्स भी हमको साथ साथ में ही देखने हैं। लेकिन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि उसमें पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अबाउट, इकोनॉमिक्स मतलब एक्चुअल क्या। तो उसमें है कि द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। तो इसमें उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स, हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसा है, नॉर्मल बहुत प्रकार के लोगों ने थियरीज बना के रखी है, उसमें से भी एक पर्टिकुलर थियरी है। अब हर बार उसको हमको बोलना है, मतलब उसको पुकारना है, तो हमने क्या कर दिया, उसको एक नाम दे दिया। जैसा हम सब लोगों को नाम दे देते हैं कि तेरा नाम ये है, तेरा नाम वो है, तेरा नाम पप्पू है, तेरा नाम ये है, तो वैसा ही ये एक पर्टिकुलर थियरी को हमको नाम देना था, तो हमने वो नाम इकोनॉमिक्स दे दिया। अब लोग पूछते कि ठीक है इकोनॉमिक्स नाम तो तूने दे दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है वो तो देखेंगे, लेकिन पहले इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कहाँ से वो हमको देखना है। तो उसमें है कि उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज़ द ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया। इसका मतलब ओकोनोमिया करके एक ग्रीक वर्ड था, और वो ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक्स ये वर्ड बना। ठीक है, देखो ओकोनोमिया ये बोलना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब वो ग्रीक वर्ड ट्रांसफॉर्म होते होते ओकोनोमिया का इकोनॉमिक्स हो गया होगा, समझ गए। तो वैसा ही है ओकोनोमिया का इकोनॉमिक्स। जैसे एक हॉलीवुड की मूवी थी रैम्बो करके, तो रैम्बो लोगों को बोलना मुश्किल हो गया, लोगों ने रैम्बो का राम बहु कर दिया। तो वैसा ही है ओकोनोमिया का इकोनॉमिक्स हो गया। तो ओकोनोमिया एक अलग लैंग्वेज में वर्ड था, इकोनॉमिक्स अपने लैंग्वेज में एक वर्ड है, उसको अपन हिंदी में या मराठी में अर्थशास्त्र ऐसा बोलते हैं। अब फिर आती बात की ओकोनोमिया था, ठीक है, लेकिन ओकोनोमिया मतलब क्या, तो उसका मीनिंग उन्होंने बोला है कि ओकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब अपना जो भी कुछ घरगुती आइटम होता है वैसा कुछ आप उसको बोल दोगे, ये ओकोनोमिया, दैट इज़ इकोनॉमिक्स मतलब हाउस होल्ड। अपन बहुत लोगों को पूछते कि तेरा नाम क्या है, तो अपन बोलते कि मेरा नाम कृष्णा है। तो लोग बोलते ठीक है कृष्णा तो है, लेकिन कृष्णा मतलब क्या, तो वो आगे वाला बंदा जवाब देता है कि कृष्ण भगवान थे, और उस कृष्ण भगवान से मेरा नाम कृष्णा रखा हुआ है। तो फिर हम बोलते कि ठीक है कृष्ण भगवान तो थे, लेकिन उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो फिर वो आगे वाला मीनिंग बताता कि कृष्ण मतलब ऐसा ऐसा होता है। तो वैसा ही है, इकोनॉमिक्स मतलब ये अपना कृष्णा, ओकोनोमिया मतलब अपन कृष्ण भगवान बोल रहे थे जिनसे अपना नाम आया। ठीक है, और हाउस होल्ड मतलब वो कृष्णा का मीनिंग, सिंपल सी बात है। ओकोनोमिया मतलब रामभाव, रैम्बो का रामभाव हो गया, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो ऐसी ये बात है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स वॉज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। द बुक नेम्ड an inquiry into the nature and causes of wealth of nation 1776, usually abbreviated as Wealth of Nation by Adam Smith, is considered as the first modern work of economics. अब देखो हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं से ओरिजिन आता है, वैसा ही लोगों का बोलना है, बुक का बोलना ये है कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन आया है एडम स्मिथ से। जिससे ओरिजिन आया है ही इज़ द फादर। हमारा ओरिजिन ब्रह्मा जी ने किया है, ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब क्या, ब्रह्मा जी ने बनाया है, वैसा ही इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ करके एक व्यक्ति थे उनसे बना हुआ है। उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा कहा जाता है, दैट इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एडम स्मिथ। और उन्होंने क्या किया था, एक बुक को पब्लिश किया था, उसका नाम यहाँ पे लिख के दिया है, दैट इज़ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन करके एक बुक था, उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स क्या है समझ गया, इकोनॉमिक्स नाम कैसे आया समझा, इकोनॉमिक्स किस नाम से आया वो भी समझ गया, उस नाम का मीनिंग क्या था वो भी समझ गया। उसके बाद में हमने देखा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को भी समझ गया, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कौन से ईयर में लिखी थी, ये सारा पहला पैराग्राफ हमारा ओवर है। अब उसके बाद में ICI की बुक में एक एग्जांपल दिया है, बिफोर वी स्टार्ट द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। फॉर दिस कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। It is your birthday and your mother gives you 1000 rupees as birthday gift. You are free to spend the money as you like. What will you do? You have many options before you, such as option 1,
यू कैन गिव पार्टी टू योर फ्रेंड एंड स्पेंड द होल मनी ऑन देम। सेकेंड ऑप्शन है कि आप बाय कर सकते हो आपके लिए एक ड्रेस 1000 रुपये का। थर्ड ऑप्शन है यू कैन गो टू अ मूवी एंड ईट इन अ रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस। फोर्थ ऑप्शन है यू कैन बाय योर सेल्फ अ बुक एंड सेव द रेस्ट ऑफ द मनी। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि उनको बोलना क्या था। तो एक जन का बर्थडे था, ऐसा अज्यूम कर लो कि आपका खुद का बर्थडे है। ठीक है, तो आपके बर्थडे के दिन क्या हुआ, आपके घर वालों ने सजावट की है, सब लोगों को बुलाया आपके बर्थडे के दिन। बहुत लोग अलग अलग आपके लिए गिफ्ट्स लेके आए। कोई ड्रेसेस लेके आया, कोई किन्हीं लोगों ने आपको एनवलप दिए। आपको पता था उस एनवलप में पैसे। आपने आपके भाई बहन को क्या बोला, ये भाई एनवलप ले, इसको संभाल के रख, हम आज रात को बैठ करके गिनती करेंगे कितने रुपए हमारे पास में आए हुए हैं। तो वैसा ही हुआ, आपका बर्थडे कंप्लीट हुआ। बर्थडे कंप्लीट होने के बाद में आप सब भाई बहन बैठे, सब लोगों ने एनवलप खोलना चालू कर दिया। उसमें देखा इन्होंने 1000 रुपये दिए, इन्होंने 500 रुपये दिए, इन्होंने 2000 रुपये दिए। आप सब लोगों ने फिर उसका टोटल लगाई। टोटल में आपके पास में देखा कि आपके पास में 10,000 रुपये जमा हो गए। तो फिर आप सोचे कि यार ये 10,000 रुपये का करना क्या। तो आपने बोला कि मेरी तो एज अभी है 17 साल की, 16 साल की, अब मेरे को तो कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है नहीं, मेरे को तो मेरे माँ बाप पाल रहे हैं। तो फिर अब क्या करना। तो आपने बोला कि चलो ये 10,000 रुपये का हम प्ले स्टेशन लेते, जिससे हम मस्त माहौल करेंगे, एंजॉय करेंगे, प्ले स्टेशन पे गेम्स वगैरह खेलेंगे। ऐसा एक जन का था, ये मान लो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको नाम दे देते हैं हम प्रशांत, उसका बोलना था। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता, उसका बोलना था कि अभी एक लड़की लेते, उसका नाम मान लो पलक। तो वो बोली कि यार 10,000 रुपये सर मेरे पास में है, एक काम करते हैं अपन मस्त मुंबई जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में हम बहुत सारे कपड़े खरीदेंगे, जितने भी 10,000 रुपये में आएंगे उतने। फिर तीसरा एक व्यक्ति आता है जिसको घूमने का शौक था, वो बोला कि 10,000 रुपये का अपन एक काम करते, अपन मस्त गोवा जा कर के घूम के आते, 10,000 रुपये में सफिशिएंट अपना एंजॉय करके हो जाता। चौथा व्यक्ति बोलेगा जिसको खाने का बहुत शौक था, वो बोलता कि नहीं अपन रेस्टोरेंट में जाएंगे, 10,000 रुपये अपने पास में है, अपन 4 लोग हैं, 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करते जाएंगे रोज़ के, 5 दिन में अपने 10,000 रुपये ख़त्म। ऐसा भी कोई सोच सकता। कोई ऐसा रहता कि नहीं यार अपन ने पैसों का बहुत बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए जो हमको फ्यूचर में कुछ तो भी फ़ायदा दे। तो उसने क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर उसने आरडी निकाल लिए, पीरियडिकली पेमेंट करते गया। ऐसा भी वो कर सकता। तो इतने सारे अपने पास में ऑप्शंस थे कि पहला क्या कर रहा था कि प्ले स्टेशन ले रहा था, दूसरा क्या कर रही थी ड्रेस ले रही थी, तीसरा घूमने के लिए जा रहा था, चौथा खाने के लिए जा रहा था, पांचवा व्यक्ति बोल रहा था कि मेरे को सेविंग करनी है। इसका मतलब वी हैव मेनी ऑप्शंस, और ऑप्शंस बहुत सारे हैं, दैट इज़ चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन आप सारे चॉइसेस को फुलफ़िल कर सकते हो क्या, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड है ना। आपके पास में सिर्फ 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। या फिर यू हैव दीज 5 चॉइसेस, लेकिन यू कैनॉट सेटिस्फाई ऑल दिस 5 चॉइसेस विद द लिमिटेड दैट इज स्केर्स रिसोर्सेस, दैट इज़ मनी, एंड इट अमाउंट्स 10,000 रुपीज़। तो यही इनको समझाना है कि क्या है, हमारे पास में 1,000 रुपये है और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, तो करना क्या। व्हाट डू यू नोटिस, वी हैव मेनी ऑप्शंस बिफोर यू, गिवन अ चॉइसेस, you would like to spend not only on your friends but you like to go for movie, eat restaurant, buy dresses, save. However, you cannot have all of them at the same time. Why? Because आपके पास में 1,000 रुपये है, आपके मदर ने आपको 2,000 रुपये दिए है। You might satisfy most of your desire. You might satisfy, यहाँ पे लिखा है you might have satisfied more of your desires, but she has not. Now you find yourself in dilemma as to which the above options to choose. Which of the above options to choose, you will have to go for one options or combination of one or more options. What do? You evaluate the various alternatives and choose one of that which gives you the greatest satisfaction. Similar dilemma is faced by every individual, every society and every country in the world.
life is like that. Since we cannot have everything we want with our resources we are forever forced to make choices. Therefore, we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied. These two fundamental facts that human beings have unlimited wants and the means to satisfy these wants are relatively scarce. देखो यहाँ पे बोला है उन्होंने कि means to satisfy these wants are relatively scarce forms of the subject matter of the economics. तो इसमें देखो you have these 4-5 options. आप वो लिमिटेड रिसोर्सेस में 4-5 ऑप्शंस को फुलफ़िल नहीं कर सकते. आप किसी एक ऑप्शन को फुलफ़िल कर सकते हैं या फिर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस आप ले सकते हैं और उसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं. जैसे कि 10,000 रुपये आपके पास में थे तो चलो अपने पास में मोबाइल है यार, अपन खेलने का उस पर एडजस्ट कर लेंगे. तो एक काम कर रहे थे, हम जॉयस्टिक ले लेंगे, वो मोबाइल को ज्वाइन कर देंगे, तो अपना प्ले स्टेशन की डिज़ायर सेटिस्फाई हो जाएंगी. तो 10,000 में से कुछ पैसा आपका जॉयस्टिक में चला गया, समझ लो कि 2,000 का आपका जॉयस्टिक हुआ और बचा अपने पास में फिर अभी 8,000 रुपये. तो आपने बोला कि एक काम करते अपने को कपड़े भी लेने हैं, 2-3 हज़ार का ड्रेस ले लेते. तो आपके पास में फिर 3,000 वो चले गए और 2,000 रुपये वो चले गए. इसका मतलब 5,000 रुपये अभी आपके खर्चा हो गए. 5,000 रुपये नेट आपके पास में अभी है. उसके बाद में आपने सोचा कि अपने को खाना खाने जाना था, 2,000 रुपये उसका खर्चा आ रहा था, तो 2,000 रुपये का हम खाना खा लेते. 5 और 2 7,000 रुपये हो गए. 3,000 रुपये आपके पास में बचे और 3,000 रुपये को आपने बोला कि हम इन्वेस्ट कर लेंगे. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ योर ऑप्शंस ऐसा करके हमको जो लगता दैट इज़ हमको जिसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता वो हमने करने की इसमें कोशिश किया. इसका मतलब यू हैव tried to achieve maximum satisfaction with that limited, that scarce resources. इसमें अभी फिर हमको क्या पता चला, 2 फंडामेंटल चीज़ें पता चल गई. सबसे पहली है कि ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स. सभी लोगों के वांट्स अनलिमिटेड है. अभी मान लो आपके पास में पॉकेट मनी आ रहा, आपके घर वाले दे रहे आपको 2,000 रुपये अगर मंथली दे रहे होंगे. आप जैसे ही और थोड़े से बड़े हो जाएंगे आपको 5,000 रुपये देते जाएंगे, फिर भी आपको 5,000 रुपये कम पड़ेंगे. अज्यूम कर लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप 10-20 लाख 30 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, वो 30 लाख भी आपको कम पड़ेंगे. मतलब कहाँ आपकी 2,000 रुपये मंथली पॉकेट मनी और कहाँ ये आपके साल के 30 लाख रुपए. लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कम है. इसका मतलब अपनी वांट्स ज़्यादा है, सीधी सी बात है. सेकेंड पॉइंट है द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. और है क्या, अपने पास में अपनी वांट्स तो अनलिमिटेड है लेकिन उसको सेटिस्फाई करने की अपनी जो मीन्स थे वो स्केर्स है, वो लिमिटेड है. इस वजह से हमको इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती. इकोनॉमिक्स में हेल्प लेनी पड़ती मतलब क्या, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमको किस में मिलता ये हमको सोच करना है, बस उसके ऊपर कुछ भी नहीं है. और उसके बाद में क्या है कि देखो ये सब कुछ आप पहले भी करते थे. इस बुक में जो दिया है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ आप पहले ही कर रहे थे लेकिन उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आपको पता नहीं था. समझ गए. उसने क्या बोला था, चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं. लेट अस नाउ एग्जामिन व्हाट इकोनॉमिक स्टडी इज अबाउट. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of the processes by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society. Of course, the available resources will be efficiently used when they are allocated to their highest value uses. Economics is thus the study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants and how we distribute these goods and services amongst ourselves. समझ गया. अभी हमने जो डिस्कस किया वही पूरा इस पैराग्राफ में दिया है कि हमको इकोनॉमिक्स की हेल्प किस लिए लेनी है, कि हमको ये सब कुछ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको कैसा मिले, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेस है. तो वो लिमिटेड रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव कैसे करें, ये हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है. दैट इज़ इकोनॉमिक्स टीचर्स अस दैट थिंग. The definition of economics with the narrower focus on using relatively scarce resources to satisfy human wants is the domain of modern neoclassical microeconomic analysis. इसका मतलब देखो, this definition of economics, ये जो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन है
with the narrower focus on using the relatively scarce resources to satisfy the human wants is the domain of modern neoclassical microeconomic analysis। इसका मतलब हमारे पास में जो कुछ स्केर्स रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन हमको कैसे करना है, इस पे रिलेटिवली ये फोकस करता है न्यू क्लासिकल मॉडर्न थियरी, इकोनॉमिक थियरी। डिस्पाइट बीइंग करेक्ट, it is incomplete as it brings to our mind the picture of society with fixed resources, skills and productive capacity, deciding on what specific kind of goods and services it ought to produce with the given resources and how they ought to be distributed amongst the member of the society. However, two most important concerns of modern economics are not fully covered by this concept। समझिए, तो हमने जो कुछ डिस्कस किया वही इस पैराग्राफ में भी बताया हुआ है। उसके बाद में पहले अपना ऑन द अदर हैंड ये वाला पार्ट देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड वी फाइंड दैट प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली। दूसरे हाथ में मतलब सेकेंड साइड क्या है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है। अब कैसे, तो देखो आप सोचो कि पहले पर्टिकुलरली मान लो कि 100 एकड़ ज़मीन में आपके पास में जितना प्रोडक्शन होता था किसी भी चीज़ का, अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से उसके डबल प्रोडक्शन अभी के फार्मर्स ले रहे हैं उसी ज़मीन में, ठीक है। वैसा ही अगर अपन देखेंगे तो जो कुछ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में होता था उसमें हम कुछ मशीनरीज लगा देते, मान लो कि 100 टन का प्रोडक्शन पहले होता था, तो अभी 10 साल के बाद में वही 100 टन के बदले में 200 टन 300 टन प्रोडक्शन हो रहा है। सेम कैपेसिटी नहीं बोलेंगे कि सेम क्या बोल सकते हैं उसको, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में वैसा ही है लेकिन प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है। पहले हमको 10 लेबर लगाने पड़ते थे लेकिन आज के लेबर इतने स्किल्ड है कि 5 लेबर में ही वो काम हो जाता है। इसका मतलब अपने पास में रिसोर्सेस तो उतनी ही है लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है। इन शॉर्ट हमको बोलना इतना ही है कि दूसरे हाथ में ऐसा है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है और उसको भी हमको इकोनॉमिक समझते टाइम ध्यान में लेना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्टिव कैपेसिटी को देख कर के इकोनॉमिक्स को हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज टुडे एंड व्हाट प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज इन प्रीवियस ईयर्स। उसके बाद में उसमें और एक चीज़ इन्होंने बोली है कि हमने क्या करना सीखा है कि एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के फॉर्म्स को हमने चेंज करना सीखा है। अगर समझ लो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म का हम यूटिलाइजेशन करते थे, एक कुछ भी एक आधी कमोडिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए समझ लो, लेकिन हमने क्या किया उस रॉ मटेरियल में ऐसे कुछ चेंजेस कर दिए कि उससे उस रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा भी करके हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब रिसोर्सेज हमारे पास में स्केर्स ही थे लेकिन प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ने की वजह से उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ गया। इसका मतलब क्या, हमको उन्हीं रॉ मटेरियल में मोर सेटिस्फैक्शन मिलने लग गया। क्यों? क्योंकि हमने उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी है। Not only the quantity of the available resources has increased, their quality has also improved substantially। देखो मैंने बोला था पहले एरिया ऑफ लैंड का एग्जांपल दिया था कि 100 टन 200 टन फार्मर्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने डिस्कस किया। इसका मतलब क्वांटिटी में तो हमारे इंक्रीज़ हुआ ही है लेकिन उसी के साथ में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। पहले मान लो कि हमारे पास में वो प्लास्टिक की चेयर अगर अपने को ऑफिस के लिए लेनी होंगी, किसी भी कहीं भी जगह पे प्रैक्टिस प्लास्टिक की चेयर लेनी थी तो हम एक नॉर्मल चेयर लेते थे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज जैसे एक समृद्धि करके भी कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया वो चेयर की क्वालिटी ही ऐसे की है तो उसकी वजह से क्या हो गया, उस चेयर की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब क्वालिटी हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड। बेटर एजुकेशन एंड न्यूली स्किल्ड हैव रेज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्सेस। ये भी हमारा डिस्कशन अभी हुआ है। न्यू सोर्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास में आ गई जिस वजह से क्या हुआ, हमारे पास में जो कुछ इक्विपमेंट्स होंगे उनका यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड वी नो दैट रिजल्टिंग ग्रोथ इन द प्रोडक्शन एंड इनकम हैज़ नॉट बीन स्मूथ। There have been periods in which output not only failed to grow but also actually declined sharply. During such period, factories, workers and other productive resources have remained idle due to insufficient demand।
देखो, देखो किसी भी कॉइन को दो साइड्स होती है। तो हमने पहले एक डिस्कस किया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी हमारी या फिर हमारी क्वालिटी बढ़ी, लेकिन दूसरे हाथ में कुछ कुछ कमोडिटीज़ ऐसी भी रही जिनकी कैपेसिटी या फिर जिनकी क्वालिटी में डिक्लिनेशन चालू हो गया, मतलब वो डाउनवर्ड्स में चली गई। Economics therefore concerns itself not just with the crucial concern of how nation allocates its scarce productive resources to various, it also deals with the processes by which productive capacity of their resources is increased and with the factors in the past and lead sharp fluctuations in the rate of utilization of these resources। समझ गए? यही बात है कि इकोनॉमिक्स में हमको सिर्फ कितना क्वांटिटी का इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ क्वांटिटी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ इतना ही नहीं देखना है। इसी के साथ में हमको ये भी देखना है इकोनॉमिक्स में कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैसे बढ़ाए या फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ने की वजह से इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब कुछ चीज़ें हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इसी का मतलब इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें हमको समझाता है। उसके बाद में इन डे टू डे इवेंट्स we come across several economic issues such as changes in prices of the individual commodities as well as general price level, economic prosperity and higher standard of living of some countries despite general poverty and poor standard of living in others, and some firms making extraordinary profit while others are closed down. These are fundamentally connected with economic analysis. The study of economics is enable us to develop the analytical approach that helps us in understanding analyzing the wide range of economic issues. It would also provide us with a number of models and frameworks that can be applied in different situations. The tools of economics assist in choosing the best course of actions among the different alternative courses of actions available to the decision maker. However, it is necessary to remember that most economic problems are often complex nature and are affected by several forces, some of which are rooted in economics and others are in political setup, social norms, etc. The study of economics cannot ensure that all problems will be appropriately tackled, but without doubt, it would enable a student to examine the problem in its right perspective and would help him in discovering the suitable measures to deal with the same. तो सेवरल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हमारे पास में हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ पुअर होती है, कुछ कंट्रीज़ रिच होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी फ़र्क पड़ता है, लोगों के कल्चर में फ़र्क पड़ता है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमी से लिंक्ड होती है। अगर जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा, तो अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो लोगों का रहन सहन अलग होगा, लोगों की चॉइसेस अलग रहेंगे, लोगों के ड्रेसेस अलग रहेंगे, लोगों के विचार अलग रहेंगे, तो उस तरह से जो इकोनॉमी है वो वहाँ पे आगे चलेंगी। अगर सेम प्रिंसिपल को अपन किसी और कम्युनिटी में अप्लाई करने चाहती है तो मेरे हिसाब से वैसा होगा नहीं। इसका मतलब इकोनॉमिक्स हैज़ इटसेल्फ वेरियस इश्यूज़। तो वैसा ही है, अगर जहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो लोगों का इकोनॉमिक एनालिसिस मान लो, या फिर लोगों का इकोनॉमी की तरफ देखने की जो भावना होती है वो अलग रहेंगी। अगर इकोनॉमिक्स को हम पुअर क्लास ऑफ पीपल में जा कर के देखेंगे तो वो इकोनॉमिक्स को एक अलग एंगल से देखेंगे। ऐसे ही अलग अलग इश्यूज होते हैं। सारी चीज़ों को हम एक ही इशू या फिर एक ही सॉल्यूशन ऐसा दे नहीं सकते। इसका मतलब इकोनॉमिक्स इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इकोनॉमिक्स को अगर हमको समझना है तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को हमको समझना पड़ेगा। तो वैसा ही है इकोनॉमिक्स। तो यही बातें वहाँ पे दी हैं, और ये इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। जैसा अपन ने कम्युनिटी के हिसाब से देखा, इसका मतलब सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से, वैसा ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंट्री का कैसा है उस हिसाब से भी अपना इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करेंगे। तो ये सारे इश्यूज़ है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में सबसे स्टार्ट में ही हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या, द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। तो आप बोलेंगे कि सर इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हमने आज तक के किया क्या? तो सीधी सी बात है, बचपन से लेकर के अब तक के आप सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही घूमे हों। आप जब छोटे भी थे तब आपको किसी ने कुछ करने के लिए बोला तो आप क्या बोलते थे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तभी मैं करूँगा। आपके घर वाले आपको बोलते थे कि अगर तेरा फर्स्ट नंबर आया तो तेरे को मैं साइकिल लेके दूंगा, या वीडियो गेम लेके दूंगा, या कपड़े लेके दूंगा। ये सब कुछ इकोनॉमिक्स है। इसका मतलब क्या, आप मेरे को कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगा। आप मेरे को वो वैल्यू का कुछ दो जिसकी एक्चुअल मेरे लिए वैल्यू है, मैं ही आपको भी वही वैल्यू का कुछ तो भी और दूंगा। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ हमारा हुआ, बार्टर सिस्टम जो थी। तो वैसा ही है हाउस होल्ड से लेकर के। आपकी मम्मी ने आपको कुछ खरीदने के लिए बोला, मान लो आपकी मम्मी ने आपको बोला कि
दुकान से जाकर के कुछ जूस की बॉटल्स लेके आओ। इसका मतलब क्या, आप जूस लेने के लिए गए, आपने 50 रुपये दुकानदार को दिए, जूस की बोतल आपके घर पे लेके आए, जूस को आपने कंज्यूम किया, वो दुकानदार ने उस 50 रुपये का और कुछ किया, वो उस आगे वाला मतलब वही पैसे और आगे चले गए। इसका मतलब वो पैसा अपने इकोनॉमी में रोटेट होते गया। इसका मतलब क्या, अपने हाउस होल्ड से लेकर के इकोनॉमी चालू होती है। और इकोनॉमिक्स को समझना भी है हमको, तो वही छोटे छोटे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमको इकोनॉमिक्स को समझना है। तो आज हमने व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट ये पार्ट देखा है। उसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी देखी है, और डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इतना कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है ये हम सब लोगों ने अभी पढ़ा है। अभी आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब क्या। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज। देखो, जैसे आपके बर्थडे पे आपके पास में 10,000 रुपये आपको मिले थे, इसका मतलब आपके पास में लिमिटेड दैट इज़ स्केर्स रिसोर्सेज थे, बराबर है। वैसा ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भी तो पास में लिमिटेड ही रिसोर्सेज होते हैं ना। अभी जैसा अभी लॉकडाउन में देखो, लोगों के पास में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो लोग पैसे देंगे कैसे। तो कुछ तो भी तो मार्ग हमको निकालना पड़ेगा। ये बिजनेस इकोनॉमी का एक्चुअल प्रॉब्लम हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे है कि अभी करना क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या हमको करना है। बिजनेस में इकोनॉमिक्स का यूज़ कैसे होता है, दैट इज़ बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स का यूज़ कैसे होता है, वैसे ही हमको समझना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन एज द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के स्केर्स रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसा करना है, इसका जो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसमें हम इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करेंगे और उसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलेंगे। सीधी बात है, इकोनॉमिक्स क्या है हमको समझ गया कि यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज कैसे करना है टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वैसा ही बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब वही चीज़ हमको बिजनेस में करनी है। बिजनेस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने के लिए हमको क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, स्केर्स रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन का, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। John Dane defined business economics as the term used of economics analysis in formulation of the business policies. Business economics is essentially a component of applied economics as it includes the application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis, cost analysis। देखो, ये जो अपने को यहाँ पे लिख के दिया है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपको सीखनी है पूरे सिलेबस में। इनमें से कुछ चीज़ें आपको फाउंडेशन लेवल पे ही है, कुछ चीज़ें आपको बाद में आएंगी। जैसा रिग्रेशन एनालिसिस आपको फाउंडेशन लेवल पे है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअल आपको सी ए फाइनल में पढ़ने मिलेगा, कैपिटल बजटिंग आपको सी ए इंटर और सी ए फाइनल में भी है, ब्रेक इवन एनालिसिस भी सी ए इंटर सी ए फाइनल में है, कॉस्ट एनालिसिस भी उसी में है। तो ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। ये सारे टेक्निक्स को हम यूज़ करके पता करते हैं कि एक्चुअली हमको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हमारे बिजनेस में कैसा करना है। तो ये उन्होंने डेफिनेशन दी है। अगर आप बड़े होते थे, आपका नाम अगर अच्छा होता था, तो आपने जो बोला वो आप इसमें छप के आता था। वैसा ही है, जॉन डीन बहुत बड़े साहब थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब क्या। तो ये है, अलग अलग पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन बनाना है, अलग अलग टेक्निक्स हमको यूज़ करनी है, और वैसा करके हमको स्केर्स रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। Our approach in the context is to focus on the heart of the business economics, that is microeconomic theory of the behavior of the consumer and firms in competitive market. This theory provides managers with a basic framework of making key business decisions about the allocation of the firm's scarce resources. इन्होंने बोला है कि हमारा अप्रोच इस टेक्स्ट बुक में क्या है, तो हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमको टच करना है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक थियरी। देखो कैसा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये दो पार्ट है इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको कुछ अलग पढ़ना होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको कुछ अलग पढ़ना होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा समझ लो कि हमको सारी मशीनरी समझनी पड़ती है, अलग अलग जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, वो सब कुछ हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। उसमें सब है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे होता है, इलास्टिसिटी कैसा होता है, लॉ ऑफ सप्लाई कैसा होता है, मार्केट के प्रकार क्या आता है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे होते हैं, ये सारी बातें हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। दैट इज़ ऑल कीवर्ड्स, सारी चीज़ों के डेफिनेशंस, सारे पैरामीटर्स ऑफ एनालिसिस, ये सब कुछ हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, उसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री में कैसा होगा, नेशन का इनकम कैसा रहेगा,
तो ये सब कुछ चीज़ें जो है जो मैक्रो लेवल पे होती है वो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पढ़नी है। तो यहाँ पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमको थोड़ा थोड़ा बुक के हिसाब से याद करते हैं। तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक देखा, इकोनोमिया देखा, उसके बाद में हाउसहोल्ड देखा, फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ एडम स्मिथ, उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन, तो वो हमने देखा। उसके बाद में हमने वो 1000 रुपये 10,000 रुपये हमने लिया था बर्थडे का, एक एग्जांपल देखा। उसमें हमने पूरा एनालिसिस किया कि हमारे पास में चॉइसेस बहुत होते हैं लेकिन रिसोर्सेज बहुत स्केर्स होते हैं, इसलिए उनका हमको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है। हम अलग अलग ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बराबर है। उसके साथ में हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमने वेरियस इश्यूज भी देखे थे, वो पुअर कंट्री रहती है, रिच कंट्री रहती है, कम्युनिटी अलग अलग होती है, इकोनॉमी के ऊपर पॉलिटिकल इफेक्ट होता है अलग होता है, सोशल इकोनॉमी का अलग, सोशल इफेक्ट अलग होता है। तो उसके बाद में बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स मतलब ये इकोनॉमिक्स ही है, उसका बिज़नेस भी इस्तेमाल कर रहा है और उसको बिज़नेस इकोनॉमिक्स बोल दिया। और उसमें जॉन नाम के सर थे और जोएल नाम के, तो जोएल सर ने भी कुछ बातें बताई थी। और उसके बाद में हमने देखा कि अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके हम इकोनॉमी में मतलब बिज़नेस में इकोनॉमिक्स का डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेचर ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और नेचर ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स होने के बाद में हम स्कोप ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे लास्ट में समरी पार्ट लेकर के, मतलब समराइज़ करेंगे। और उसके बाद एक क्वेरी का सेशन भी लेंगे जो लाइव रहेगा अपना यूट्यूब पे। और उसके बाद अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि आज जितना भी हमने पढ़ा है 5 पेजेस हमने पढ़े, तो 5 पेजेस का आपको रिवीजन करके लाना है। उसके बाद हमको आगे के जो 5 पेजेस है 5-6 पेजेस, एक काम कर लो आप पूरा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ के आ जाओ, नेचर और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स ये सारा चीज़ें पढ़ के आ जाओ, ये हम बाद में देखेंगे। और ये तो होमवर्क है। उसी के साथ में आपके पास में होमवर्क के लिए एक चीज़ ऐसी है कि ये जो अभी लॉकडाउन हमारा चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी तो हमारे हैम्पर हुई है, आप सभी लोगों को पता है। तो हमको आपको एक चीज़ नोट्स बोलो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बोलो, ऐसा बनाओ कि लॉकडाउन जो हुआ है उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस पे या फिर जो न्यूली बिजनेसेस इस्टेब्लिश्ड होने वाले थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ड्यूरिंग लॉकडाउन उनकी हालत क्या हो गई, और लॉकडाउन हटने के बाद उनके पास में क्या क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी या फिर क्या क्या अभी थ्रेट्स उनके पास में रहेंगे। और इसका आपको एक समरी बनाना है, ऐसे टाइप में बोल दो या कुछ भी बोलो, लेकिन इसका एक एनालिसिस करना है आपको, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है और आगे चल के इकोनॉमी में वो कैसे चलेगा। ऐसा कुछ भी आप लिख के लेके आओ, मेरे को आप फॉरवर्ड करो, ठीक है। थैंक यू।